मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। 2 सप्ताह के बाद भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 वर्ष के काल को अमृत काल कहा है और यह एक सुखद संयोग है कि इस समय भारत की महामहिम राष्ट्रपति पहली बार आदिवासी समुदाय से उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। मेरे विचार से स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बेहतर स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती जिसमें महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, लोकमान्य तिलक के पूर्ण स्वराज्य और दीनदयाल जी के अंत्योदय का स्वप्न पूर्णता साकार हो। परंतु दुख का विषय यह है कि इस अमृत काल में भी किस प्रकार का विष उगला जा रहा है, इसकी वानगी हम दिल्ली में देख रहे हैं कि किस प्रकार के अवमानना के शब्द, एक तरफ राष्ट्रपति पद की गरिमा के प्रति अवमानना और दूसरी तरफ समाज के सबसे पिछले पायदान के ऊपर, सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए समाज के वर्ग के प्रति किस प्रकार की अवमानना है, यह दिख रहा है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहाँ निश्चित रूप से यहाँ के सभी निवासियों के लिए ये और भी सुखद और गौरव का क्षण है। परंतु ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ की सरकार भी अपने संवैधानिक दायित्व और सामाजिक दायित्व का निर्वहन न करते हुए जो अवमानना दिल्ली में दिखाई पड़ रही है, वैसी ही तिरस्कार और अवमानना का भाव आदिवासी समुदाय के प्रति छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। जो हमारे सांसदों ने भी यह विषय उठाया कि 3 वर्ष में 25,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु हुई, जिसमें भारी संख्या में वह आदिवासी समुदाय के थे। 13,000 नवजात बच्चे और 3800 के करीब कुपोषण के शिकार होकर काल के गाल में समा गए। बीमारी और कुपोषण की स्थिति यह है कि उस आदिवासी समुदाय में 67% महिलाएं एनीमिक, यानी किसी न किसी प्रकार की रोग ग्रसित होने की संभावना से ग्रसित हैं। तो यह दर्शाता है कि सिर्फ उनकी कथनी ही इसके विरोध में नहीं है, जो उनकी करनी है वो भी इसी के विरोध में दिख रही। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे गरीबों को आवास उपलब्ध कराना हो, उसको लेकर भी यहां की सरकार का जो रवैया रहा है वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि केंद्र से जो योजना आई जिसके अनुसार 8 लाख गरीबों को आवास मिलना था और यदि वहां लागू होती तो 16 लाख गरीबों को घर मिलता, परंतु वह योजना सिर्फ इसलिए लागू नहीं हुई कि मोदी जी के प्रति उनको ईर्ष्या और वैमनस्य की राजनीति करनी। और यह हमारा वक्तव्य नहीं है, यह तो स्वयं यहाँ की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा दिया गया वक्तव्य है। तीसरा बिंदु यह है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक नहीं, अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध का विषय हो, चाहे अन्य प्रकार के अपराध हो, वह निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय इस ढंग की कानून व्यवस्था की चीजों के लिए सरकार के मन में क्या भाव है और सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री जी के मन में क्या भाव है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय यहां कवर्धा में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संवेदनशील थी और इंटरनेट बंद किया गया था, और उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली में 3 दिन तक डेरा डाले हुए थे बगैर किसी शासकीय कार्य के, जिसका छत्तीसगढ़ की जनता अथवा उनके संवैधानिक दायित्व से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। वो अपने पार्टी के एक अदद नेता के लिए धरना देने गए थे, जो उनके नेता महोदय न पार्टी के अध्यक्ष थे न पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे। तो यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि अपने संवैधानिक दायित्व को दरकिनार करके वह इतने लंबे समय तक बार बार कौन से राजनीतिक,
कौन से संवैधानिक और कौन से शासकीय, यानी कौन सी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद यदि आप देखें तो यह वह राज्य है जहां चुनाव के समय यह वादा किया गया था कि बेरोजगार युवकों को 2,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जिसके लिए आज तक वो बाट जो रहे हैं और सरकार धीरे धीरे अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष की तरफ प्रवेश कर रही है। और इतना ही नहीं, अभी हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी गए विशेष पर्यवेक्षक बन के, और वहां पे कांग्रेस पार्टी यह वादा करती है कि संविदा के कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां तो वादा करके आते हैं, यहां तो सत्ता आपके हाथ में है, यहां कर क्यों नहीं रहे हैं? और कथनी और करनी का जो यहां अंतर है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, यही सबसे बड़ा विश्वसनीयता का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है कि कहीं और जाकर कुछ और करना कहना, और जहां पे आपकी सत्ता है वहां पर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अभी मैंने देखा कल परसों में कि उन्होंने यहां पर गोमूत्र को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, गो सेवा आयोग हमने बनाया था, गो सेवा का जो संकल्प है, उस संकल्प की सार्थकता को उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। परंतु यह भी देखना है कि उसमें जिस प्रकार से किसानों से लिया जा रहा है और जिस प्रकार से किसानों को दिया जा रहा है, मैं उसमें आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, परंतु छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, उसमें किसान और जन कल्याण का विषय कम और उसमें लाभ का उपयोग अधिक दिखाई पड़ रहा है। परंतु इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जब यह सार्थकता दिख रही है कि गौ माता से मिलने वाले गोमूत्र, गोबर, और मैं तो यह भी कहना चाहूँगा A2 मिल्क, जो सबसे बेहतर मिल्क माना जाता है, वो गाय से प्राप्त होता है। इन सारी चीज़ों की सार्थकता छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बहुत उपयोगी है, परंतु उस उपयोगिता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को अपने उन गुनाहों के लिए भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए जो इस विषय को लेकर यत्र तत्र सर्वत्र बोला जाता था। और इतना ही नहीं, केरल में सड़क के ऊपर बीफ पार्टी तक की गई थी। तो मेरे विचार से यदि ईमानदार हैं इस प्रयास में, तो ईमानदारी से इस ढंग के कुकृत्यों के लिए माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, तब जनता को वास्तविकता में विश्वास होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार आने के बाद 2014 के बाद जो जैविक अर्थव्यवस्था है, यानी जिसे बायो रिलेटेड इकोनॉमी कहते हैं, उसमें भारी अंतर आया है। 2014 में वो 10 बिलियन US डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, अब वो 80 बिलियन US डॉलर की हो गई। यानी 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 गुना हम लोगों ने उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है, और 2030 तक हम उसे 300 बिलियन यानी 2014 के मुकाबले करीब करीब 30 गुना करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। और वह अर्थव्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जहां पर कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैविक खेती का लाभ मिल सकता है, यदि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को ईमानदारी से लागू करेंगे, तो मेरे विचार से छत्तीसगढ़ की यह जनता को बहुत लाभ होगा। परंतु मैं यह कहना चाहूँगा, लाभ के लिए विश्वास होना भी जरूरी है। परंतु हम सब ने देखा है कि यहाँ सरकार ने विधान भवन के अंदर संख्या बल के आधार पर विश्वास मत भले ही तकनीकी दृष्टि से जीत लिया हो, परंतु मन के अंदर कितना अविश्वास सरकार के भिन्न भिन्न नेताओं के मन में है, यह बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी के मुखिया श्री भूपेश बघेल, अब भूप का अर्थ होता है राजा, ईश का अर्थ होता है भगवान, और दूसरी तरफ सिंह भी हैं, देव भी हैं। अब इन दोनों में से कौन वास्तविकता में
पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, परंतु वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि बाघ और सिंह दोनों के बीच में जो 36 का आंकड़ा है वो कांग्रेस के इस गढ़ पर बहुत भारी पड़ने वाला है। यह निश्चित मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता यह साफ देख रही है कि जनता के सरोकारों से अधिक सत्ता के सरोकारों से जुड़े हुए आपसी संघर्ष में लगे हुए और दिल्ली में केवल विशेष कारणों से अपनी राजनीतिक संभवतः कुर्सी की रक्षा के लिए गमनागमन करने में संलग्न, यानी दौड़ा भागी करने में लगे हुए नेतृत्व से छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से ऊब चुकी है। और मेरा ये विश्वास है कि इन कारगुजारियों के चलते हुए अगले वर्ष होने वाले चुनावों में छत्तीसगढ़ की जनता इसका माकूल जवाब देगी। और मैं अपनी बात समाप्त वहीं से करता हूं जहां से मैंने प्रारंभ किया था। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, राज्य है, जहां पर हमारे कार्यकाल में कल्याण के अनेक कार्य हुए। और इस कार्यकाल में अगर आप देखें तो जब जब कांग्रेस का शासन आता है तो आदिवासी समाज या तो नक्सलियों के चंगुल में या धर्मांतरण के चंगुल में फंसा हुआ दिखाई पड़ता है। और एक मंत्री ने तो ये बताया कि केंद्र की योजना को लेकर गरीबों के साथ क्या हुआ, बेघर लोगों के साथ, और दूसरे स्वयं यहाँ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का वक्तव्य है जो मीडिया में आया था कि उन्होंने ये कहा कि धर्मांतरण बहुत तीव्र गति से हो रहा है, यह चिंता का विषय है, इसे रोकने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि विषय चाहे आदिवासी समाज के सम्मान का हो या कानून व्यवस्था को स्थापित करने का हो अथवा सरकार के अंदर सामंजस्य का हो, सभी मुद्दों के ऊपर यह सरकार पूर्णतः विफल दिखाई पड़ रही है। इसीलिए कांग्रेस का इस समय गढ़ दिखाई पड़ने वाला यह छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से जनता के आक्रोश का भागी बनने का संभावना दिख रही है। और हमें यह विश्वास है कि इन नीतियों के चलते हुए अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका समुचित प्रभावी प्रत्युत्तर प्रदेश की जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश देगी। धन्यवाद। सुधांशु जी, मैं योगेश मिश्रा हूँ सुदर्शन न्यूज क्षेत्र से। जैसा आपने कहा कि आदिवासी समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है, निश्चित रूप से देखा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विषय तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का बार बार ये कहना है कि ये केवल बीजेपी और संघ का ही आरोप है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा विषय आपने गौ की बात कही है, पूरे प्रदेश में गौ तस्करी के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। कई बार हिंदू संगठनों पर यहाँ पे कार्रवाई होती नजर आती है। दोनों विषय पे आपका मैं देखिए, जो धर्मांतरण का विषय है उस पर सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी का वक्तव्य कोट कर रहा हूँ। उन्होंने तो साहू समाज के विषय में कहा है। तो इसका मतलब यह समस्या अब कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सिर्फ आदिवासी समाज की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह व्यापक रूप धारण करते हुए समाज के सभी वर्गों में बढ़ती जा रही है और यह भारत के लिए एक चुनौती का विषय है। गौ तस्करी को लेकर भी हाँ, देखिए, गौ सेवा के संदर्भ में हमारा जो मत है वो हमारी निष्ठा प्रतिबद्धता एकदम स्पष्ट है। और गौ तस्करी को लेकर हम लोगों ने जब जब जो कड़े कदम उठाए हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल तक, परंतु यह एक दुर्योग रहा है कि राज्य सरकारों की तरफ से बजाय उसका वास्तविक सहयोग मिलने के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अधिक की गई। देखिए, पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। हमने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश भर में सभी राज्यों में पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। उसी हेतु मैं आज यहाँ रायपुर में आया हुआ और जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कैसे सकारात्मक योगदान दे सकते हैं समाज के निर्माण में, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, समाज में
बदलाव लाने के लिए और समाज का विचार और सोच बदलने के लिए राजनीति करते ये पीछे सर एक चीज प्रश्न था अम्बेडकर जी ने परिचय भी कहा था- बता- परिचय। मैं किशोर पायनियर से हैं। अच्छा अच्छा। प्रश्न था अम्बेडकर जी ने कहा था जब सोसाइटी के लोअर्स्ट कैडर से टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो जाएगा तो रिजर्वेशन की जो इशू है वो क्या स्टैंड करती है और आपका क्या स्टैंड? देखिए, आरक्षण के संदर्भ में पार्टी का और मेरा मानना है लगभग सभी पार्टियों का मत एकदम स्पष्ट है। अभी पिछले वर्ष ही संविधान में संशोधन हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रावधान किया था उसी के अनुरूप संविधान में व्यवस्था चलाते हुए देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर, मेरा सवाल है, पूरा देश महंगाई की मार झेल रही है। विपक्ष भी लगातार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछले 8 वर्षों में जो तेल और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं वो हमारे शासनकाल में बहुत ही कम थे। क्या लगता है कि मोदी सरकार महंगाई पर विफल साबित हुई? आपकी बात में मैं थोड़ा सा संशोधन एडिशन कर दूं। देश नहीं, पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है और सिर्फ आप श्रीलंका और पाकिस्तान और यही नहीं, चाइना के ह्यूनान प्रोविंस में स्थिति यह है कि बैंकों का पेमेंट बंद कर दिया गया है। मीडिया में यह खबर आई कि टैंक तक लगाने पड़े हैं। ब्रिटेन और यूरोप में 40 साल की सबसे बड़ी महंगाई है। अमेरिका में 45 साल का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है। भारत का रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 8.5% है, जो दुनिया के सभी बड़े देशों में इस समय सबसे कम है। उसका कारण कोरोना महामारी से लेके और यूक्रेन युद्ध तक अनेक कारण हैं। परंतु इसके बावजूद सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य किया है। और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से विश्व में बढ़े, परंतु आज भी मैं यह कहना चाहूँगा कि आज एलपीजी सिलेंडर के दाम 1100 रुपये कुछ हैं। और जाके आप चेक कर लीजिए, जनवरी 2014 में हमारी सरकार आने से पहले 1241 रुपये का एलपीजी का सिलेंडर था। यानी इन दुर्धर्ष परिस्थितियों के बावजूद हम लोगों ने महंगाई को अभी उस स्तर तक नहीं जाने दिया है जो हमारे आने से पहले थी। 2009 में 12% महंगाई की दर थी, 2010 में 10.5% महंगाई की दर थी। यानी आज भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन यानी दोहरे अंक में महंगाई की दर नहीं पहुंच पाई है। यह सरकार के इस विपरीत परिस्थितियों में कुशल प्रबंधन के कारण है। महंगाई है, हम ये मान रहे हैं, परंतु वैश्विक दृष्टि को देखें तो हम उसको तुलनात्मक दृष्टि से सबसे बेहतर नियंत्रण करने में सफल हैं। सुधांशु जी, मेरा नाम अंकुश शर्मा है, मैं न्यूज नेशन से हूँ। पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि बाघ और देव में जो द्वंद्व चल रहा है, जनता देख रही है। नहीं, भूप ईश, भूप कहते हैं ना राजा को, ईश कहते हैं भगवान को। इधर ईश है, उधर देव है, इधर बाघेला है, उधर सिंह है। तो अब देखना है कि क्या होता है। देखना है क्या होता है, ये कांग्रेस भी देख रही है, जनता भी देख रही है, लेकिन बीजेपी इसको भुला नहीं पा रही है। 3.5 साल से ज्यादा समय हो गया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन माहौल बन ही नहीं पा रहा है। देखिए, हमारा काम भुनाना नहीं है, हमारा काम समाज की सेवा में जुटे रहना है और समाज में जागरण उत्पन्न करना है। जो भुनाने के चक्कर में वो लोग एक दूसरे को कितना भून रहे हैं, यह उनका अंदरूनी मामला है। दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। राकेश, दैनिक छत्तीसगढ़ भास्कर। में भूपेश बघेल सरकार ने गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की है। आपने कहा बधाई देता हूँ ये, लेकिन अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने माहौल बना दिया है, ये मामला था बीजेपी का, गोबर गौमूत्र गाय छीन लिया बीजेपी। बड़ी दुखद बात है। यदि गौ सेवा का विषय सबसे पहले किसी ने उठाया था आधुनिक भारत में तो महात्मा गांधी ने, मगर अफसोस है कि गांधी के नाम के एक में स्वयंभू उत्तराधिकारी कहने का दावा करने वाली होल सोल एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड कांग्रेस पार्टी आज उसी को भाजपा का मुद्दा कह रही है। क्यों? ये परिवर्तन कब से आया है? मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का एक और पाप, नवंबर 1966 गो रक्षा के लिए आए हुए संतों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें तमाम बहुत भारी संख्या में संत मारे गए थे। तो जब से आपने वह चरित्र बदला, अब इसे संयोग मानिए चाहे जो 1967 के चुनाव में पहली बार अनेक राज्यों में कांग्रेस सरकार चली गई थी, एसवीडी गवर्नमेंट बनी थी और कांग्रेस का पराभव उसके बाद शुरू हुआ था। इसीलिए जब आप अपने मूल सिद्धांतों को छोड़ते हैं तो ये गांधी जी के सिद्धांतों में से एक था, जिसे हम गर्व से कह सकते हैं आज भाजपा का मुद्दा माना जाता है। और यह मुद्दे का विशेषण यानी एडजेक्टिव हमें कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। आप लोग 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने की तैयारी कर रहे हैं। आपके साथी संबित पात्रा जी आए थे, उन्होंने लॉन्च किया था यहाँ पे,
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उनसे पूछा गया कि सरकार आपको कॉपरेट करेगी कि नहीं करेगी, उन्होंने कहा कि उनसे पूछ लीजिए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जिनके आरएसएस के कार्यालय में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहरा, वो हमें तिरंगा की डेफिनेशन ना बताए। इस पे क्या कहें? देखिए, पहली बात, तिरंगा का विषय और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का विषय किसी प्रकार से राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और दुख की बात है, फिर मैं कह रहा हूं, वो पार्टी जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का एक्सक्लूसिव सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉपीराइट होल्डर मानती है, उसे तो आगे बढ़कर आना चाहिए था कि 75वां वर्ष है, हम अपने कार्यालय पे 75 झंडे लगाएंगे। और वह प्रश्न संघ पे पूछते हैं, भाजपा से, तो उसका भी मैं उत्तर देता हूं। 2006 के नवीन जिंदल के जजमेंट से पहले तो गैर सरकारी जगहों पर तो झंडा लगाया नहीं जा सकता था, सिर्फ सरकारी स्थानों पर लगाया जा सकता था। और झंडे की जो बात पूछते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की पहली सरकार कब बनी थी? 15 अगस्त 1947 को नहीं, सितंबर 1946 में नेहरू जी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। तो किस झंडे के नीचे शपथ लिए थे? यूनियन जैक के नीचे। उससे पहले 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज, राज्यों में सरकार बनाई, 41 प्रोविंशियल असेंबलीज, 46 प्रोविंशियल असेंबलीज, किस झंडे के नीचे शपथ लेते थे? यूनियन जैक के नीचे। किसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे? आज तो जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेता तो कहता विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। उस समय जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 1946 सितंबर में शपथ दिलाई थी तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई थी? क्वीन के प्रति निष्ठा की। इसलिए झंडा, निष्ठा और स्वतंत्रता पर यदि आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता सब्सिडी की योजनाओं से दूरी बना रही है। अगले साल जो चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ के लिए क्या रणनीति? देखिए, हम सब्सिडी की योजनाओं से दूरी नहीं बना रहे। हमारा कहना है जो व्यक्ति जिसको आवश्यक है, जैसे 81 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक कोविड काल में मुफ्त अनाज मुहैया कराया गया, जिसे जरूरतमंद को देना है। हाँ, हमने ये कहा कि यदि कोई पार्टी ये कहती है, पंजाब राज्य में जो उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है, कि हम सभी महिलाओं को देंगे 1000 रुपए, यानी समृद्ध हो, मध्यम वर्ग की हो या गरीब की हो, तो ये माना जाता है कि यह आप समाज के न्याय की दृष्टि से नहीं, राजनीति की दृष्टि से कर रहे हैं। भैया एक लास्ट कर लीजिए क्योंकि जाना है प्रशिक्षण में। एक लास्ट। लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की सक्रियता छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है, क्या वजह मानी जाए इसकी? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में यहाँ जो संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं यहाँ पर? नहीं, हम लोगों की सक्रियता सब जगह रहती है और हम लोगों के मन में ये भाव रहता है कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहाँ पर कि विकास की प्रबल संभावनाएं हैं और हम उसे विकास के एक नए पथ पे ले जा रहे थे, रास्ते में जो थोड़ा भटकाव आ गया है, उसे सही दिशा में लाने के लिए हमारे मन की जो उत्कट भावना है, उसी कारण से हम लोग मान्यवर, अखंड भारत एक कल्पना नहीं, एक संकल्प है और यह वास्तविकता में सबके हृदय में साकार है। मैं तो कहना चाहूँगा, हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध आज भौगोलिक राजनीतिक भारत का हिस्सा नहीं है, परंतु हर भारतवासी के मन का वह हिस्सा है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।